गोल्डन वेल रिस्टोरेशन। बबन गांव गांव घूमकर कुएं साफ करने का काम करता था और मिले हुए पैसों से वो अपने भाई की पढ़ाई का खर्चा उठाता और अपने परिवार का पेट पालता था। लेकिन ऐसे में एक दिन बबन की तबीयत खराब हो जाती है। तब बबन की बीवी रीता रमन से कहती है, सुनो रमन, भैया की तबीयत दिन ब दिन खराब होती जा रही है, पता ही नहीं चल रहा है। और हाँ, शहर के अस्पताल ले जाने के लिए घर में पैसे भी नहीं है। घर के खर्चे के लिए और भैया के इलाज के लिए अब तुम्हें कुएं की सफाई करने का काम कर लेना चाहिए। अरे ये क्या कह रही हो भाभी, मैं ऐसे काम नहीं करूँगा। और वैसे भी मैं मेरा अकेले का खर्चा उठाने के लिए तैयार हूँ, आप दोनों खुद का देखिए बस। इस तरह रमन अपने भाई से अलग रहने लगता है। तब रीटा बबन से कहती है, देखा अपने भाई की करामत, इतने दिन मेहनत से उससे आपने पाला, आज उसकी बारी आई तो उसने अपना मुंह फेर लिया। अब तो मुझे ही कमर कसकर काम करना होगा। पता नहीं मेरी हालत भी ठीक नहीं हो रही है, ऐसे में तुम मेरी बीमारी का खर्चा कैसे उठाओगी? आप परेशान मत हो जी, मैं कैसे भी करके आपको ठीक करके ही रहूंगी। रीता बबन को दिलासा देने लगती है और रीता खुद कुएं साफ करने के लिए रोज जाने लगती है। एक दिन रीता सफाई के सारे सामान के साथ गांव में घूम रही थी। कुआं साफ कर लो जी, कुआं साफ कर लो। वो ऐसे कहकर आवाज देती है, लेकिन पहले ही दिन उसे कोई काम नहीं मिलता। दूसरे दिन फिर से वो काम पर जाती है और गांव गांव घूमती ही रहती है। उस दिन भी उसे कोई काम नहीं मिलता। रमन घर में आकर अपने भैया भाभी से कहता है, अरे भाभी, आप ये क्या कर रही हो? आप भैया के जैसे काम करने जा रही हो। पता भी है लोग गांव में कैसी कैसी बातें करते हैं। आपने तो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रखा मुझे। इतना ही है तो पैसे कमा के क्यों नहीं देता तू? और हाँ, काम करने में कैसी शर्म। वैसे भी तुमने तो पहले ही हमसे रिश्ता तोड़ दिया है, अब हम कुछ भी करें तुमसे मतलब। रमन को रीता घर से बाहर निकाल देती है और अब रीता भी बहुत परेशान हो जाती है। कुछ दिनों से ना घर में पैसे आ रहे थे और ना ही बबन की तबीयत ठीक हो रही थी, इसलिए वो फिर से काम पर चली जाती है, लेकिन उसे काम मिलता ही नहीं। तब घर आते वक्त वो सोचती रहती है, क्या मैं एक औरत हूँ इसलिए मुझे काम नहीं मिल रहा? क्या औरत कभी काम नहीं कर सकती, अपना घर नहीं संभाल सकती? पैसे ही नहीं आए तो मैं अपने पति का इलाज कैसे करूँगी? कैसे पता लगेगा कि आखिर उन्हें क्या हुआ है? हे भगवान, मेरी मदद करो। तभी रीता को एक आवाज सुनाई देती है। वो इधर उधर देखती है तो पास में उसे एक पुराना कुआं नजर आता है जो पूरी तरह से सूख गया था। तब रीता सोचती है कि कोई काम नहीं मिला तो कम से कम इस कुएं को तो भी साफ कर लेती हूँ, थोड़ा सा अनुभव भी मिल जाएगा। ये सोचकर वो कुएं में उतर जाती है और उस कुएं को साफ करने लगती है। कुएं को ठीक से साफ करके वो जब बाहर निकलती है तो कुआं पानी से भर जाता है। रीता कुएं को बाहर से और अंदर से साफ करके उसे नया पेंट लगा देती है। तभी अचानक वहाँ दो लिलीपुट प्रकट होते हैं और वो कहते हैं, हम दोनों ही तुम्हें आवाज दे रहे थे ताकि तुम यहाँ आकर कुएं का रिस्टोरेशन करो। इस कुएं के अंदर हमारी लिलीपुट की दुनिया है, पर कुएं की गंदगी की वजह से ना हमें अच्छा पानी मिल रहा था और ना ही हम ऊपर आ सकते थे। लेकिन तुम आई और तुमने ये कुआं साफ कर दिया। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। ये लो तुम्हारा इनाम। ऐसा कहकर लिलीपुट रीता को ढेर सारा सोना देता है। ये देखकर रीता बहुत चौंक जाती है और वो सोना लेकर घर आती है। उस सोने को बेचकर जो पैसे मिलते हैं वो उससे अपने पति का इलाज भी करती है। साथ साथ कुछ ही दिनों के अंदर वो एक बड़ा घर भी बना लेती है और बिना काम किए ऐशो आराम से रहने लगती है। रमन को जब ये बात पता चलती है तब वो नाटक करते हुए रीटा के पास आता है और कहता है, भैया भाभी, मुझे माफ कर दो। मैंने आपकी मदद नहीं की, पर मुझे मेरी गलती का अब एहसास हो गया है। प्लीज मुझे माफ कर दो। तुम्हारा एहसास तुम्हारे पास रखो, मुझे सब पता है कि तुम उस गोल्डन वेल के बारे में जानने के लिए आए हो। रमन, तुम इतने लालची होंगे मुझे पता नहीं था, लेकिन हाँ, तुम्हारे लालच का फल तुम्हें यही मिलेगा। मैं तुम्हें उस गोल्डन वेल का पता बताती हूँ, देखते हैं कि तुम्हें वहाँ सोना मिलता है या और कुछ। रीता रमन को उस गोल्डन वेल का पता बताती है। रमन वहाँ जल्दी से जाकर देखता है, लेकिन जब वो उस कुएं को हाथ लगाता है तो उसे करंट के झटके महसूस होने लगते हैं। रमन को वहाँ से कुछ अजीब गरीब आवाजें भी सुनाई देने लगती है।
दरअसल ये सब कुछ लिलीपुट ही कर रहे थे। वही करंट के झटके भी दे रहे थे और अजीब अजीब सी आवाजें भी निकाल रहे थे। ये सब देख और सुनकर रमन सोचता है, कर लो भाभी, आप भी मजाक कर ही सकते हो। बदला ही लेना था तो सीधा मार देती, इस भूतिया कुएं के पास क्यों भेजा मुझे। रमन वहां से भाग जाता है। बबन अब कुएं साफ करने का काम भी बंद कर देता है और खुशी खुशी से दोनों रहने लगते हैं। अंडर वाटर मनी हाउस। सीतापुर नाम के गांव में एक दिन एक साधु बाबा आते हैं। वो उस गांव के तालाब के किनारे एक कुटिया बनाकर रहने लगते हैं। तभी एक दिन गांव का एक आदमी वहां आता है और उस साधु बाबा से कहता है, साधु बाबा, आप बड़े तपस्वी लग रहे हो। आपको पता है कि मेरी गाय कहाँ गई है? तब साधु बाबा कुछ देर आंखें बंद करके रहते हैं और थोड़ी देर में कहते हैं, बेटा, तुम्हारी गाय तो जंगल की ओर उत्तर दिशा में गई है। ये सुनकर वो आदमी साधु बाबा को प्रणाम करते हुए बताई हुई दिशा की तरफ निकल जाता है, जहाँ पर उसे उसकी गाय भी मिल जाती है। गाय को पाकर वो आदमी बहुत खुश हो जाता है। उसे लगता है कि ये साधु बाबा कोई महान इंसान है, इसलिए वो बाबा के पास आकर उसकी पूजा करने लगता है और वहाँ कुछ रुपए रख देता है और उसके गुणगान गाते हुए गाँव चला जाता है। ये सब देखकर साधु बाबा सोचने लगता है, अरे अच्छा हुआ कि मैंने उस गाय को जंगल में जाते हुए देखा था। ये आदमी तो मेरे झांसे में आ गया। यही तो मैं चाहता था। अब मेरी दुकान यहाँ शुरू हो जाएगी। गांव में साधु बाबा के बारे में बात फैल जाती है। लोग धीरे धीरे आकर उनसे अपने दुख बताने लगते हैं। बाबा उनका निवारण करके उनके लिए पूजा करने के नाम पर पैसे ऐंठने लगता है। गांव के लोग भी बाबा को दान में फल और पैसे देने लगते हैं। इसी तरह एक बार उसी गांव की कमला नाम की औरत साधु बाबा के पास आकर कहती है, बाबा, आपके बारे में बहुत सुना है। अब तो आप ही मेरी मदद कर सकते हो बाबा। मेरे बेटे को नौकरी पर लगवा दो। कई दिनों से नौकरी के लिए वो मारा मारा फिर रहा है। बेटी, तुम्हारे बेटे को नौकरी अवश्य मिलेगी। बस इसके लिए एक बड़ी पूजा करनी होगी, जिसके लिए 50,000 रुपए की जरूरत पड़ेगी। बाबा, पर इतने सारे पैसे, ये कैसी पूजा है बाबा? क्या थोड़े पैसे कम नहीं हो सकते? अरे ये क्या सब्जी मंडी है जो भाव कर रही हो? जितनी बड़ी पूजा उतना ही उसका असर जल्दी होगा। आगे तुम्हारी मर्जी। बाबा, पैसों का इंतजाम मैं जल्द से जल्द कर ही दूंगी। बस आप पूजा की तैयारी कर दीजिए। कमला ऐसा कहकर घर चली जाती है। उधर बाबा सोचता है, अब मेरे पास काफी पैसे जमा हो गए हैं, पर मैं इन रुपयों को मेरे पास ऐसे नहीं रख सकता। इससे मुझे ही नुकसान हो सकता है। दरअसल वो कोई बाबा नहीं था, बल्कि एक डाकू था जो कि पुलिस से बचने के लिए भेष बदल के गांव आया था। बाबा को पैसे छुपाने के लिए एक आइडिया मिलता है। वो शहर जाकर वहां से एक ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर आता है और रात के समय उस ऑक्सीजन सिलेंडर मास्क पहनकर तालाब के अंदर जाता है। वहां पर वो एक मनी हाउस बनाता है और वहीं पर अपना सारा पैसा हिफाजत के साथ रखता है। दूसरे दिन कमला घर से 50,000 रुपए चुरा कर बाबा को पूजा करने के लिए कहती है। तब बाबा कहते हैं, बेटी, अब समझ लो कि तुम्हारे बेटे की नौकरी पक्की। तुम निश्चिंत होकर घर जाओ, मैं सारी पूजा का प्रबंध यही करता हूँ। कमला बाबा को प्रणाम करती है और वहां से चली जाती है। तब बाबा सोचता है, इन जैसे लोग अगर मुझे रोज मिल जाए तो मुझे डाका डालने की क्या जरूरत है। इनसे ही मैं काफी सारा रुपया कमा सकता हूँ। इस तरह से बाबा लोगों को उल्लू बनाता है। बाबा के चक्कर में लोग कभी उन्हें सोना देते थे तो कभी कोई पैसे, और बाबा उन सारे पैसों को अपने अंडर वाटर मनी हाउस में रखता था। कमला को पैसे देकर 1 महीना हो चुका था, पर अभी तक उसके बेटे को नौकरी नहीं मिली थी। तब वो बहुत ही चिंतित हो जाती है और अपने पति मोहन को सारी बात बताती है। तब मोहन कहता है, अरे बेवकूफ औरत, वो पैसे मैं अपने कल के भविष्य के लिए रखे थे, तुमने बाबा को दे दिए, वो भी मुझे बिना बताए। अगर पूजा करने से नौकरी लगती थी तो अब तक लग जाती थी ना। अब चलो मेरे साथ उस बाबा के पास। इस तरह मोहन कमला को बहुत डांटता है और उसे लेकर बाबा के पास जाकर उससे पैसे वापस मांगता है। तब बाबा उल्टी बातें करके कहते हैं, अरे बेटा, मुझे तुम्हारे किसी पैसों के बारे में कुछ नहीं पता। मैंने तुम्हारे पैसे नहीं लिए।
दरअसल मैं तो किसी से भी कुछ पैसे नहीं लेता। दान में आए हुए पैसे तो मैं अनाथ आश्रम को दान करता हूँ। चाहो तो मेरी कुटिया तुम छानबीन करके देख सकते हो। इस तरह से बाबा अपनी बातों से पलट जाते हैं। कमला को अपनी बातों पर पछतावा होने लगता है। मोहन कुटिया को अच्छे से छानबीन करता है। तब उसकी नजर ऑक्सीजन सिलेंडर पर जाती है, जिसे देखकर उसे बाबा पर शक हो जाता है। लेकिन उस गांव के लोग अंधभक्त थे। वो मोहन को ही बाबा पर आरोप करने के लिए भला बुरा कहते हैं। मोहन फिर बाबा पर नजर रखने लगता है। इसी तरह एक रात बाबा अपना भेष बदलकर ऑक्सीजन मास्क पहनकर तालाब के अंदर जाने लगता है। तब उनके पीछे उन्हें देखकर मोहन भी जाता है और वो सब देख लेता है और वो बाबा से कहता है, अच्छा तो ये है तुम्हारी बाबागिरी। मोहन को देखकर बाबा वहाँ से भागने लगता है। तब वहाँ पुलिस भी आ जाती है और बाबा को गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस उस बाबा से कहती है, अच्छा तो गब्बर तुम ही हो। डाका डालते डालते अब ये काम भी शुरू कर दिया तुमने। चलो अब जेल में जाकर बैठकर आराम से पूजा पाठ करते बैठो। इस तरह अंडर वाटर मनी हाउस से पैसे निकालकर गांव में बांटा जाता है। लोगों को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और अब वो किसी भी बाबा के झांसे में ना आकर मेहनत से काम करने लगते हैं और किसी भी बाबा के झांसे में ना आने का वादा करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि अपने मन में श्रद्धा हो बहुत जरूरी है, लेकिन अंधविश्वास किसी भी बात पर नहीं करना चाहिए। इससे हमारा ही नुकसान हो सकता है।